हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि नाभिक की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। आज हम उन प्रॉपर्टीज में से कुछ एक प्रॉपर्टीज को इलुस्ट्रेट करके पढ़ेंगे, जैसे कि नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण के बारे में, उसके समभारिक पृथक्करण जिसे हम आइसोबैरिक स्पिन कहते हैं उसके बारे में, और युकावा थ्योरी जिसे हम मेसोन थ्योरी भी कहते हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाभिक के चतुर्ध्रुव आघूर्ण के बारे में। क्वाड्रुपोल मोमेंट मतलब चतुर्ध्रुव आघूर्ण। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैसे मैं इससे आपको चतुर्ध्रुव आघूर्ण को क्लियर कर दूंगी, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी एक आवेश अकेला होता है और जब दो आवेश रखे होते हैं किसी डिस्टेंस के ऊपर, सिमिलरली जब किसी डिस्टेंस के ऊपर चार आवेश रखे होते हैं तो इनको क्या कहते हैं। हमने पढ़ा ना कि जब दो आवेश किसी छोटी दूरी के ऊपर रखे होते हैं तो इसको द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्वि मतलब दो, ठीक है, दो आघूर्ण, डायपोल मोमेंट। और जब चार आवेश किसी दूरी पे रखे होते हैं तो उन्हें कहते हैं क्वाड्रुपोल मोमेंट, चतुर्ध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और ये होता है मोनोपोल मोमेंट, एक ध्रुव आघूर्ण, या जिसको सिर्फ हम आवेश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, देखो लेट से कि ये एक नाभिक है ना, ये नाभिक है, ओ मूल बिंदु है, ये जो है हमारा z एक्सिस है, और O से किसी r वेक्टर सदिश के ऊपर, किसी r वेक्टर सदिश पे कोई बिंदु A बैठा हुआ है। फिर O से किसी स्मॉल r वेक्टर दूरी के ऊपर dv अल्पांश आयतन हमने मान लिया। ये जो है ना, ये हमने अल्पांश आयतन माना है, जिसका आयतन हमने dv लिया है। और इस dv से स्मॉल a वेक्टर दूरी के ऊपर ये A वेक्टर है, ये A बिंदु बैठा है। अब हम इस A बिंदु के ऊपर आवेश निकालेंगे, विभव निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, हम ऐसा मानते हैं कि इस नाभिक का जो आवेश घनत्व है वो रो है, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, R के ऊपर। O से दूरी जो है ना R, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये पूरा एक गोला है, इस गोले के अंदर आवेश भरा हुआ है, पूरे गोले के अंदर हमने एक स्मॉल r दूरी के ऊपर dv आवेश की कल्पना की है, ठीक है। अब इस आवेश को हम इस तरह से, आवेश घनत्व क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। इस नाभिक पे जितना आवेश है बट्टा में इस नाभिक का जितना आयतन है, ये होता है हमारा आवेश घनत्व, ठीक है। अब हम इस अल्पांश आयतन के ऊपर आवेश निकालते हैं। वो हमने मान लिया कि dq है, माना कि O से स्मॉल r वेक्टर दूरी के ऊपर कोई dv अल्पांश आयतन बैठा है और इसके ऊपर dq आवेश है, ठीक है। अब ये dq किसके इक्वल होगा, रो r वेक्टर इंटू dv। ये घनत्व है, ये आवेश हो गया। घनत्व को जब हम इसके आवेश से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके ऊपर जितना आवेश है वो मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये हमारे dq की वैल्यू आ गई। अब हमें बिंदु A के ऊपर विद्युत विभव निकालना है, किसकी वजह से, इस dv की वजह से। अब हम dv की वजह से A के ऊपर विभव निकालेंगे। हम विभव को d फाई नाम दे रहे हैं, ठीक है। अल्पांश dv की वजह से निकाल रहे हैं, इसलिए इसको d फाई दे रहे हैं। तो हमें पता है विभव क्या होता है, kq अपॉन r। तो k क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और q क्या है हमारा इसके ऊपर, dq, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, a। तो हमने लिख दिया d5 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, दैट मीन्स k dq अपॉन a 1/4 पाई एप्सिलॉन। dq की वैल्यू यहाँ से रख दी, रो r वेक्टर dv अपॉन a, और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एप्सिलॉन जो है वो है हमारे माध्यम की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये तो सिर्फ dv की वजह से था, और ये नाभिक जो है ये डिस्क्रीट थोड़ी है, ये तो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के लिए हम क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। तो अब हम कहेंगे कि इस नाभिक के संपूर्ण आवेश वितरण के कारण विभव कितना हो जाएगा, इस फर्स्ट इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो गया टोटल फाई, टोटल विभव किसकी वजह से, इस नाभिक की वजह से बिंदु A के ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, रो r वेक्टर dv अपॉन a, ठीक है। ये यहाँ वाले को इंटीग्रेट किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। फिर देखो कोजर नियम होता है, कोसाइन लो। कोसाइन लो क्या कहता है, किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच में, ये दो साइड्स है, इनके बीच का एंगल जो है थीटा, उसके लिए लगता है ये। तो क्या होगा, इस थीटा का कोज्य, कोस ऑफ थीटा जो है वो जिन दो भुजाओं के बीच में है उनके स्क्वायर के टोटल के बराबर, स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। और जो दूसरी तीसरी भुजा जो है, जो इससे दूर है a, इसके नेगेटिव के माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2r। मतलब हमने क्या किया,
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस जो भुजा दूर है उसका स्क्वायर, फिर अपॉन 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कोज्जा नियम है। अब हम यहां से देखते हैं कि जो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर ये किसके इक्वल होगा, तो त्रिभुज का, सदिशों का जो त्रिभुज नियम है उसके हिसाब से क्या होगा, इस आर वेक्टर की ये दिशा है, ए वेक्टर की ये दिशा है, कैपिटल आर वेक्टर की ये दिशा है। तो ये यूं होगा कि कैपिटल आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू कैपिटल स्मॉल आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर वेक्टर। यहां से अगर हम ए वेक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा, आर कैपिटल आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कोज्जा वाला नियम लगाएंगे। अब इधर से 2RR को इधर ट्रांसफर करते हैं, ये स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और 2RR कोस थीटा को आपस में ट्रांसप्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां से हम इसका पूरे का अंडर रूट कर देते हैं तो ए मिल जाएगा, तो आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2RR कोस थीटा अंडर द रूट। ठीक है, ये ए की वैल्यू आ गई। अब इसको 1/a में करो, तो 1/a में करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसमें से हम आर स्क्वायर को कॉमन लेते हैं इस पूरे में से, तो यहां से तो आर स्क्वायर पूरा ही कॉमन आ गया और रूट है इसलिए जब बाहर निकलेगा तो खाली एक आर ही निकलेगा, ये आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2, इसके पास आर था ही एक इसने दे दिया, एक अपॉन में चला जाएगा 2RR कोस ऑफ थीटा। तो इसने अब क्या कहा, 1/a किया, यहाँ पावर -1 आएगी, 1/a किया तो ये क्या हो जाएगा 1/r और 1/ ये पूरी चीज अपॉन में चली जाएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2RR अपॉन कैपिटल आर कोस ऑफ थीटा की पावर हाफ है और ये पूरा अपॉन में है, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन दे देते हैं थर्ड। सो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या थी, 1/a इज इक्वल्स टू 1 कैपिटल आर 1 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2R अपॉन कैपिटल आर कोस ऑफ थीटा टू पावर -हाफ। ठीक है, अब हमें पता है कि जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बायोनोमियल थ्योरम। बायोनोमियल थ्योरम रिमेंबर 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x टू पावर 2n सो ऑन। ओके, तो अब यहाँ पे भी इसी तरीके से ये चलेगा, 1/a इज इक्वल्स टू 1/r। अब देखो इसको हम मान लेते हैं अपना x, दिस होल टर्म इज कॉल्ड x। ओके, सो 1 फिर पावर जो है n ये होती है ना 1 माइनस हाफ आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2RR कोस ऑफ थीटा, तो 1 प्लस nx हो गया ये, प्लस n माइनस 1, तो n क्या है माइनस ऑफ हाफ और माइनस ऑफ हाफ माइनस 1 क्या होता है माइनस ऑफ 3/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3/4 हो जाएगा ये प्लस का, और एक फैक्टोरियल का 2 जो है वो इसको 8 बना देगा, तो 3/8 आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2RR कोस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या करते हैं 1/a इक्वल्स टू 1/r 1 प्लस, अब हम क्या कर रहे हैं स्मॉल आर स्क्वायर, इन सारी टर्म्स को अलग अलग कलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्मॉल आर की टर्म कहाँ है यहाँ पे, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कोस ऑफ थीटा, सिर्फ आर की टर्म स्मॉल आर की टर्म यहीं पे है। नाउ आर स्क्वायर की टर्म कहाँ पे है, यहाँ से 1/2 आर स्क्वायर ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, और इसके अंदर आर स्क्वायर की टर्म आएगी इसके स्क्वायर से 4 आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो अगर हम 4 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो अपॉन में 2 बच जाता है, तो ये बन जाएगा 3 आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये है आपका माइनस का 1/2 आर स्क्वायर ओवर कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये इन दोनों टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, तो वो आ जाएगा कॉमन, और 3 कोस स्क्वायर थीटा इसका और माइनस का 1 इसका एंड सो ऑन। बस 2 टर्म्स ही कलेक्ट करनी है, स्मॉल आर की
पावर 1 और स्मॉल आर की पावर 2 तक के, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब देखिए व्हाट इज फाई। फाई इज 1/4πε रो आर वेक्टर डीवी 1/r, उसमें हम 1/a की वैल्यू पुट कर रहे हैं बस। सिमिलरली 1/4πε 1/r रो आर वेक्टर डीवी, ये 1/r यहां से मल्टीप्लाई करके रखा है, फिर 1/r² रो आर कोस ऑफ थीटा डीवी, ठीक है। जो फाई था हमारा वो हमने क्या निकाला था, 1/4πε रो आर वेक्टर डीवी अपॉन ए, ठीक है। तो 1/a की वैल्यू इसमें हम पुट कर रहे हैं यहां से, तो यहां से इसकी वैल्यू पुट की, इसमें वैल्यू पुट की हमने इस फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा, एक तो ये बन गया 1/r रो आर वेक्टर डीवी, 1/4πε कॉमन है सबके लिए आ जाएगा, तो 1/r रो आर वेक्टर डीवी। दूसरे में क्या हो जाएगा, स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर स्क्वायर कोस ऑफ थीटा, तो 1/r² रो आर वेक्टर आर कोस ऑफ थीटा डीवी, और यहां से क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r³, तो 1/2r³ कॉमन, रो आर वेक्टर r² 3 cos स्क्वायर थीटा -1 dv एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई। नाउ इक्वेशन नंबर 6 के लिए हम देखते हैं, जो रो आर वेक्टर dv है ये है p0, जिसको हम नाभिक आवेश भी कहते हैं। देखो ये क्या है, नाभिक का घनत्व, और ये क्या है, आवेश, सॉरी आयतन। तो घनत्व को जब आयतन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आवेश मिल जाएगा हमें। रो यही तो है, प्रति एकांक आयतन का आवेश कितना है, इसी को तो हम रो कहते हैं। तो इस टोटल को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये पूरे नाभिक का आवेश मिल जाएगा। इसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे, नाभिक का आवेश हो जाएगा। वैसे नाभिक का आवेश क्या होता है, Z × E, ठीक है। Z परमाणु क्रमांक है और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। नाउ जो सेकंड टर्म है रो आर वेक्टर आर कोस थीटा डीवी, ये देखो रो आर वेक्टर डीवी को छोड़ो, आर कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारा Z, ओके। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण का Z घटक होगा, ये जो टोटल है ना ये द्विध्रुव आघूर्ण का Z घटक होगा, ओके। अब रो आर वेक्टर r² 3 cos स्क्वायर थीटा -dv, इसको कहेंगे हम चतुर्ध्रुव आघूर्ण का Z घटक, ठीक है। सारा डिपेंड हमारा इसी पे करेगा। इसका मतलब जो टोटल विभव आया हमारा वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, इनको हम P0, P1, P2 ऐसे नाम दे रहे हैं। तो 1/4πε कॉमन, P0 अपॉन कैपिटल R प्लस 1/4πε P1 अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस 1/2r³ 1/4πε और R P2 हो जाएगा ये, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब जो उस नाभिक की वजह से जो विभव मिल रहा है ना हमें A पॉइंट के ऊपर, उस नाभिक की वजह से जो हमें A पॉइंट के ऊपर विभव मिल रहा था ना, वो इस नाभिक में एक ध्रुव, द्विध्रुव और चतुर्ध्रुव और इस तरह से आगे सभी आघूर्णों के योग के बराबर होगा। तो बेसिकली चतुर्ध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण की तरह ही हुआ, दो, उसमें हम 2 आवेशों के लिए कल्पना करते हैं और इसमें हम 4 आवेशों के लिए कल्पना करते हैं, ठीक है। अब देखो नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, Q = P रो आर वेक्टर 3 cos स्क्वायर थीटा -1 r² dv, ये हमने डिराइव कर लिया है, ठीक है। नाउ अब अगर हम इस r² को अंदर डाल दे तो 3r² cos स्क्वायर थीटा -r² हो जाएगा। अब देखो ये था हमारा नाभिक, ये हमने मूल बिंदु माना था, जिससे यहाँ पे कोई पॉइंट A माना था, स्मॉल r दूरी के ऊपर कोई अल्पांश माना था, और इस अल्पांश से स्मॉल a दूरी के ऊपर हमने क्या माना था, कोई A बिंदु माना था। इन दोनों के बीच की दूरी कैपिटल R मानी थी, ठीक है। अब देखो स्मॉल r और थीटा कौन सा एंगल था, इन दोनों के बीच का, स्मॉल r कोस ऑफ थीटा, इट मीन्स दिस वन। तो ये हम अगर इसको z माने इस साइड को, तो हम इसको z लिख सकते हैं, z, ये क्योंकि ये z एक्सिस था ना इसलिए इसको z लिखा है, z = स्मॉल r कोस ऑफ थीटा, ओके। अब देखो मतलब इसका घटक है r का z डायरेक्शन में घटक है, इसलिए इसको z लिखा है, तो r कोस ऑफ थीटा हो जाएगा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं r कोस ऑफ थीटा की जगह z, तो ये हो जाएगा रो आर वेक्टर 3z² -r² dv, ओके। ये अब एक चीज और बताती हूँ, अगर हमारे पास z प्रोटॉन्स है नाभिक के अंदर, ठीक है, तो उनकी वजह से हम ये पूरा निकालेंगे। देखो रो आर वेक्टर मल्टीप्लाई बाय डीवी, ये तो क्या होता है, आवेश होता है, हमें पता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम आवेश लिख सकते हैं, और 3z² -r²। अगर किसी नाभिक में z प्रोटॉन्स है तो देखो क्या होगा, Zi, ये प्रत्येक I मतलब प्रत्येक प्रोटॉन के लिए ये चीज लिखी जाएगी, I = 1 से लेके Z तक
रो आर वेक्टर इंटू डीवी की जगह आवेश लिख दिया, ई प्रोटॉन के ऊपर क्या आवेश होता है 1e, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का 1e, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3Zi² माइनस Ri²। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम हर एक प्रोटॉन के लिए निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्यू आपको आवेश लग रहा होगा, लेकिन चतुर्ध्रुव आघूर्ण का सिंबल भी कैपिटल क्यू ही होता है। ये चतुर्ध्रुव आघूर्ण का Z घटक के लिए सिंबल बनाया है हमने, ठीक है। अब देखो ये क्या बताता है, चतुर्ध्रुव आघूर्ण या क्वाड्रुपल मोमेंट हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें बताता है नाभिकीय संरचना या नाभिकीय बलों के बारे में, ठीक है। फिर देखो इससे हमें ना आवेश वितरण का भी पता चलता है, ओके। आवेश वितरण मतलब कि नाभिक के अंदर किस तरह से आवेश फैला हुआ है, किस तरह से आवेश डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसके बारे में भी बताता है। अगर ऐसा हो कि स्पेरिकल सिमेट्री हो किसी नाभिक की, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे। तो जो r² है दैट इज x² + y² + z², और x y z तीनों सेम हो गए तो हम तीनों को z लिख सकते हैं। तो z² + z² + z² दैट इज 3z², मतलब r² और 3z² इक्वल हो गए। इसके लिए यहाँ पे अगर हम लिख देंगे इक्वल हो गए तो क्यू 0 हो जाएगा, मतलब जो भी नाभिक गोलीय सममित है, स्पेरिकल सिमेट्रिक है, उसके लिए क्यू या चतुर्ध्रुव आघूर्ण का z घटक हमेशा 0 होता है, ठीक है। अब ये है प्रोलेट, या इसको बोलते हैं हम दीर्घाक्ष, लघुअक्ष, इसको लघुअक्ष बोलते हैं, ठीक है। प्रोलेट के केस में क्या होता है, अब देखो ये z डायरेक्शन है, ऑब्वियसली तुम्हें दिख ही रहा है कि z डायरेक्शन जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो z डायरेक्शन अगर ज्यादा है तो 3z² इज ग्रेटर देन r² हो जाएगा। हम इसको यूं याद रख सकते हैं कि अगर z ज्यादा हो गया तो 3z² इज ग्रेटर देन r², z ग्रेटर देन r हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर मैं ये चीज ग्रेटर देन हो गई तो क्यू क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0, ठीक है। ओब्लेट के केस में क्या होगा, अब हमारे z डायरेक्शन की तरफ देखो ये चीज कम है कंपैरिजन टू दिस, z डायरेक्शन का कंपोनेंट कम है और बाकी डायरेक्शन का ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3z² इज लेस देन स्मॉल r²। तो यहाँ से अगर ये कम हो गया और ये ज्यादा हो गया, तो कम में से ज्यादा जब माइनस होता है तो क्या माइनस का साइन आता है, इट मीन्स क्यू क्या हो जाएगा लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी सममिति को बताता है। जब भी क्यू का मान 0 होता है इसका मतलब कि आवेश क्या है आपका समान रूप से फैला हुआ है और स्पेरिकल सिमेट्री का नाभिक, ठीक है। जब भी हमारे क्यू का मान 0 से ज्यादा या 0 से कम हो जाए, इसका मतलब क्या है, नाभिक में आवेशों का वितरण असममित रूप से किया हुआ है, ठीक है। अब मात्रक देखो इसकी जो विमा होती है ना चतुर्ध्रुव आघूर्ण कैपिटल क्यू की, वो हमेशा क्षेत्रफल की विमा के समान होती है, ठीक है। क्षेत्रफल की विमा, अब हमें पता है कि क्षेत्रफल को हम किस में मापते हैं, मीटर² या सेंटीमीटर², लेकिन इसके लिए ना ये बहुत कम वैल्यू आती है, तो हम इसके लिए एक अलग मात्रक जिसे हम कहते हैं बाण, ठीक है, बाण को डिफाइन करते हैं। 1 बाण इज इक्वल्स टू 10⁻⁻28 मीटर², और सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻24 सेंटीमीटर², ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि प्रोटॉन की संख्या z या फिर न्यूट्रॉन की संख्या n के बढ़ने से q का मान भी बढ़ता है। अगर नाभिक में जैसे जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे चतुर्ध्रुव आघूर्ण का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर अगर प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या मैजिक नंबर है, मैजिक संख्या है, तो क्या हो जाएगा, q का मान 0 हो जाएगा, और वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो नाभिक सममित आवेश वितरण को दर्शा रहा है, ठीक है। मतलब नाभिक कैसा है, गोलीय सममित है और उसके अंदर जो आवेश वितरण क्या है, सममित है, ठीक है। मैजिक नंबर्स कौन कौन से होते हैं ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, 2, 8, 20, 28, 52 और 82 एंड 126, ठीक है। ये मैजिक नंबर्स होते हैं। इन पे देखो नॉर्मली भी ऐसे ही होता है कि ना हर नाभिक स्टेबल होता है, लेकिन इन नंबर पे आने के बाद में नाभिक बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी बहुत ज्यादा हो जाती है, वो ज्यादा स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है इन मैजिक नंबर्स के लिए, ठीक है। अब इनके लिए हम आगे शेल मॉडल भी पढ़ेंगे जो ये दर्शाएगा कि ये क्यों मैजिक नंबर के ऊपर ही स्टेबिलिटी को दर्शाता है। अब देखो भारी नाभिक, जैसे जिन नाभिकों के लिए द्रव्यमान संख्या का मान 150 से 190 के बीच में हो या फिर 220 से ज्यादा हो, तो उनके लिए क्यू का मान अधिक होता है। अधिक होता है मतलब ऑब्वियसली उनके बीच नाभिक में आवेशों का जो वितरण है वो कैसा है, असममित है, सममित नहीं है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे संभारिक पृथक्करण के बारे में, जिसको हम कहते हैं आइसोबैरिक स्पिन, ठीक है। आइसोबैरिक स्पिन को एक शॉर्ट नेम आइसोस्पिन से भी जानते हैं।
हमने न्यूक्लियर नाभिकीय बल की प्रॉपर्टीज में पढ़ा भी था इसको कि ये कंजर्व रहता है न्यूक्लियर इंटरेक्शंस के लिए, ठीक है। देखो हुआ क्या कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका द्रव्यमान भी सेम था। जब इनके द्वारा इनके मतलब जैसे प्रोटॉन के पुंज से या न्यूट्रॉन के पुंज से स्केटरिंग करवाए तो स्केटरिंग के रिजल्ट भी सेम आए लगभग, ठीक है भाई। अब उनसे स्पिन, इन दोनों के स्पिन भी सेम थे, इनके स्पिन भी सेम होते हैं। उसके बाद में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अन्योन्य क्रिया करवाई गई वो भी लगभग सेम थी। तो अब तो भाई इनको एक ही नाम दे दिया, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो एकदम एक जैसे बिहेव कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे न्यूट्रॉन की बात चल रही है और कहाँ पे प्रोटॉन की। इसके लिए हाइजेनबर्ग के एक वैज्ञानिक ने कहा कि हम नाभिकीय अन्योन्य क्रियाओं के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में भिन्नता करने के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि ये दोनों ही क्या है, न्यूक्लियॉन की दो भिन्न अवस्थाएं हैं। न्यूक्लियॉन की दो मतलब डिफरेंट स्टेट्स है, ठीक है। अब इसको कैसे मतलब कैसे आगे, ये लाइन तो हमने कह दी, इसको कैसे हम शो करें, तो उसने क्वांटम नंबर कैपिटल आई बताया। उसने कहा कि हम एक संभारिक प्रचक्रण नाम से एक क्वांटम नंबर कैपिटल आई को बनाते हैं जो इनके लिए अलग अलग होगा, और उससे हमें पता चल जाएगा कि न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, ठीक है। इस आई की प्रॉपर्टी लगभग स्पिन क्वांटम नंबर या प्रचक्रण क्वांटम संख्या के समान थी। अब देखो न्यूक्लियॉन के लिए माना गया कि आई का मान हमेशा हाफ ही होगा कैपिटल आई का, लेकिन कैपिटल आई का जो जेड घटक होगा वो प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है। तो जब आई का मान हाफ और आई जेड का मान प्लस का हाफ होगा तो वो न्यूक्लियॉन किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोटॉन को। जब आई का मान हाफ और आई जेड का मान माइनस का हाफ होगा तो वो न्यूक्लियॉन रिप्रेजेंट करेगा न्यूट्रॉन को। और हर एक नाभिकीय अन्योन्य क्रियाओं में ये आई जो होगा ये हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। देखो अब हम इसको यूं याद कर सकते हैं कि जब हमेशा आई तो हमेशा ही हाफ ही रहेगा। जब आई जेड का मान प्लस का हाफ है, इट मीन प्लस साइन रिप्रेजेंट प्रोटॉन और माइनस साइन रिप्रेजेंट न्यूट्रॉन, ठीक है। आई जेड का मान जब भी प्लस हाफ होगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोटॉन को, और जब भी माइनस हाफ होगा तो वो न्यूक्लियॉन किसको रिप्रेजेंट करेगा, न्यूट्रॉन को, ठीक है।